खबरों का बाजार तो हमेशा ही गर्म रहता है। दुनिया में आज की हॉट न्यूज़ ये है कि अमेरिका और ईरान का युद्ध जो फरवरी के महीने से चल रहा था और जिसके कारण पूरी दुनिया में अशांति थी, तेल की कमी हो गई थी, हॉर्मुज़ घाटी बंद कर दी गई थी। कई अमेरिका के समर्थक देशों पर, यूनाइटेड अरब अमीरात, दुबई और ओमान वगैरह पर ईरान ने बम फेंके, तेल की शॉर्टेज हो गई, तेल के बहुत सारे प्लांट बंद हो गए, उत्पादन कम हो गया, पूरी दुनिया में तेल की शॉर्टेज हो गई और पूरी दुनिया के देशों ने, चाहे वो चीन हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो इंग्लैंड हो या वो अमेरिका हो, जिसके पास तेल का बड़ा स्टॉक है, सबको तेल की कीमत बढ़ानी पड़ी। भारत में भी तेल की थोड़ी सी कीमत बढ़ी और गैस की शॉर्टेज की बहुत चर्चा रही। तो अब युद्ध समाप्त हो गया है। वैसे व्यक्तिगत मेरा मानना ये है, सुबह भी मैंने एक वीडियो में कहा था कि युद्ध पूरी तरह ख़त्म नहीं होगा अभी आसानी से। अमेरिका अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा और उधर इजराइल भी बार बार, इजराइल के दुश्मन भी, हिजबुल्ला भी और इजराइल भी दोनों हरकतें करते रहेंगे तो युद्ध कभी भी दोबारा शुरू हो सकता है। अब युद्ध बंद होने की, युद्ध ख़त्म होने की कई तरह की प्रतिक्रिया भी हुई हैं। इधर भारत में अखिलेश यादव और राहुल गांधी के अरमानों पर पानी फिर गया है। उनकी उम्मीद ये थी कि युद्ध चलेगा, बाज़ार में चीज़ों की शॉर्टेज हो जाएगी, बाज़ार से पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादन गायब हो जाएंगे, खाद की दिक्कत आएगी, प्लास्टिक के उत्पादन बंद हो जाएंगे, उद्योग बंद हो जाएंगे, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, जिसके कारण जनता में रोष उत्पन्न होगा। रबी की फसल बोने का अवसर आ रहा है। अखिलेश यादव तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह भी चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में जल्दी चुनाव करवाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि रबी की फसल में खाद उपलब्ध नहीं हो पाएगा, डीएपी उपलब्ध नहीं हो पाएगा और उससे पहले पहले ही चुनाव को निपटाकर लोगों को मूर्ख बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये उनकी उम्मीद थी कि ट्रैक्टरों की लंबी लंबी लाइन पेट्रोल पंपों पर लग जाए और खाद की दुकानों पर लंबी लंबी लाइन लग जाए, वो मिले नहीं और लोग परेशान हो जाएं, जनता उपद्रव करें। उधर वो कॉकरोच ये कहता घूम रहा है कि छात्रों में बहुत ज़्यादा रोष है, गुस्सा है और ये छात्रों का गुस्सा ही राहुल गांधी की उम्मीद और बाकी केजरीवाल जैसे राजनीतिक पार्टी के लोगों की उम्मीद है कि किसी तरह से छात्र सड़कों पर आ जाएं और बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका की तरह भारत में उपद्रव हो जाए, भले ही सड़कों पर खून बहे, भले ही 10-20 हज़ार लोग मर जाएं, क्योंकि भारत बड़ी आबादी वाला देश है। कोई श्रीलंका और नेपाल तो है नहीं, तो यहाँ तो 140 करोड़ की आबादी है, तो बड़ी जनहानि हो सकती है, धनहानि हो सकती है। तो हो भाड़ में जाओ कि इस तरह लोग मोदी की सरकार को पलट दें और तुम्हें सत्ता मिल जाए। तो उन लोगों को अमेरिका और ईरान का युद्ध खत्म होने से बहुत निराशा हुई है। एक बात मेरे दिल में लगातार उमड़ रही थी कि 2024 में जब चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था कि अब की बार 400 पार, और आसार भी अच्छे लग रहे थे, पार्टी भी बहुत उत्साह में थी। वैसे तो अटल बिहारी वाजपेयी जब चुनाव हारे थे और इंडिया शाइन्स का नारा लगाया था, इंडिया शाइनिंग, तो तब भी बहुत उम्मीद थी और किसी को कल्पना नहीं थी कि सोनिया गांधी आ जाएगी। मगर उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हार गई थी और सोनिया गांधी 10 साल तक एक छत्र शासन करती रही। इसी तरह नरेंद्र मोदी को ये बहुत उम्मीद थी कि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, सड़कें बनाई हैं, विकास किया है, यूनिवर्सिटी बनाई है, 85 करोड़ लोगों को अनाज दिया है, अस्पताल खुलवाए हैं और आयुष्मान योजना के अंतर्गत लोगों का इलाज कराया है, लोगों को मकान बनाने के पैसे दिए हैं, तो परिणाम अच्छे ही आएंगे। मगर लास्ट आवर्स में सारी पार्टियों ने मिलकर एक ऐसा तूफान खड़ा किया, एक ऐसा वातावरण क्रिएट किया, ऐसी शंका लोगों के मन में पैदा की, शक पैदा किया कि राहुल गांधी एक पतली सी किताब लेकर, भले उसके अंदर के पन्ने खाली हों, संविधान संविधान चिल्लाने लगे और इन्होंने ये अफवाह फैलाने में सफल रहे कि संविधान खत्म कर दिया जाएगा और विशेष तौर पर आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। आरक्षण खत्म होने से पिछड़े और दलित थोड़ा डर गए और भारतीय जनता पार्टी 144 सीट पर अटक कर रह गई और अल्पमत की सरकार बन गई। उस वक्त सारा मीडिया और सारे विपक्ष के लोग सुबह से शाम तक ये आलाप करते थे मीडिया में, विपक्ष के लोग, जो विपक्षी मीडिया है सरकार का,
कि सरकार 2 महीने में गिर जाएगी, सरकार 6 महीने में गिर जाएगी। तब चंद्रबाबू नायडू ने, नीतीश कुमार ने समर्थन दिया। तो उन्हें लगता था कि नीतीश कुमार तो पहले भी ढुलमुल होते रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू तो अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में भी भाजपा अलायंस के साथ थे, तो दोनों कभी भी छोड़कर जा सकते हैं और सरकार बहुत जल्दी गिर जाएगी। तो मगर उसके बाद अन्य कई राज्यों में चुनाव हुए और उन अन्य राज्यों के चुनाव में लगातार भाजपा ने हैट्रिक पर हैट्रिक लगाई, चाहे वो राजस्थान का चुनाव हो, हरियाणा का चुनाव हो और उड़ीसा का चुनाव हो। लगातार भारतीय जनता पार्टी जीतती रही, तो बड़ा एक निराशा का वातावरण बन गया और राहुल गांधी ने कहा कि मैं ऐसे सबूत पेश करने वाला हूं जिससे तूफान आ जाएगा, भूचाल आ जाएगा, सरकार घबरा जाएगी और मैं बवंडर मच जाएगा। तो बड़ी लोगों को प्रतीक्षा थी कि राहुल गांधी पता नहीं क्या बवंडर लगाएंगे, तो उन्होंने वोट चोरी का आरोप लगाया। पहले लगाते थे ईवीएम खराब होने का आरोप, इस बार वोट चोरी का आरोप लगाया कि वोट चोरी हो गई है, इसलिए हम लोग हार गए हैं। अब वास्तविकता ये है कि इंदिरा गांधी के ज़माने में, जब इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा लगाया था, तो भारतीय जनसंघ और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टियों का सूपड़ा साफ हो गया था और इंदिरा गांधी ज़बरदस्त तरीके से बहुमत में आ गई थी। तब हमारे माननीय नेता, भारतीय जनता पार्टी से मैं उस वक्त जुड़ा रहा था, लाल कृष्ण आडवाणी जी ने कहा था कि रूस से कोई शाही आई है जिससे बैलेट पेपर पर बाकी पार्टियों के सामने लगे हुए चुनाव चिन्ह पर जो निशान लगाए गए थे, क्रॉस का निशान लगाया जाता था उस जमाने में, वो हट गया, मिट गया और हाथ के पंजे पर लगाया हुआ निशान उभर गया। शायद उस वक्त गाय बछड़ा था या हाथ का पंजा था, वही ठीक से ध्यान नहीं है, पंजा आ गया होगा इंदिरा गांधी के ज़माने में। तो मगर आज मेरा मानना है कि ना तो उस वक्त कोई ऐसी रूस से शाही आई थी जिससे ये निशान मिट जाएगा और कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर निशान उभर जाएगा, और ना ही आज ईवीएम में गड़बड़ी है और ना ही कोई वोट चोरी का मामला है। वास्तविकता को समझना पड़ेगा। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि ये लोग वास्तविकता को समझने का प्रयास नहीं करते कि वास्तविकता क्या है। इस वक्त हिंदुस्तान में 2 बड़े अलायंस हैं। एक राहुल गांधी और कांग्रेस वाला इंडी गठबंधन। इंडी गठबंधन यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। ये टेढ़े मेढ़े नाम अलायंस इंक्लूसिव इसलिए रखे गए हैं कि इंडिया शब्द किस तरह बन जाए, मगर अलायंस के साथ यदि गठबंधन लगाएंगे तो फिर इंडी गठबंधन ही कहना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये कहना पड़ेगा कि इंडिया में तोड़फोड़ हो गई, इंडिया में विवाद हो गया, तो कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। इसलिए सभी पत्रकार मजबूर होकर उसे इंडी गठबंधन ही कहते हैं। अलायंस का मतलब गठबंधन होता है। तो इस गठबंधन में भारत की कई प्रतिष्ठित पार्टियां शामिल हैं। नंबर 1 तो कांग्रेस, देश की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी रही पार्टी और सबसे लंबे समय तक सत्ता में रही पार्टी कांग्रेस उसमें शामिल है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना, पवार वाली एनसीपी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आम आदमी पार्टी, जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी और भारत की कम्युनिस्ट पार्टियां, ये एक बड़ा गठबंधन उसमें है। उधर दूसरी तरफ एनडीए है जिसमें आपको पता ही है कौन कौन सी पार्टियां शामिल हैं। तो गड़बड़ी कहाँ है, कमजोरी कहाँ है, जिसको ये समझने का ये लोग प्रयास नहीं करते, उसको समझना चाहिए। तो अपने आप राहुल गांधी को भी समझ में आ जाएगा, अखिलेश यादव को भी समझ में आ जाएगा और केजरीवाल को भी समझ में आ जाएगा कि कमजोरी हमारी कहाँ है। जब तक आप अपनी कमजोरी को नहीं पहचानोगे तब तक आपको पता नहीं लगेगा कि आखिर हम बार बार हर चुनाव क्यों हार रहे हैं। अभी 5 राज्यों में चुनाव हुआ, जिनमें से 3 को भारतीय जनता पार्टी फिर जीत गई। पहले भी सारे चुनाव जीतती आ रही है और 2024 के बाद जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी का अच्छा प्रदर्शन रहा है, बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है, बहुत अच्छा। और भारतीय जनता पार्टी का नहीं, एनडीए का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है। तो बात करते हैं इंडी गठबंधन की, देश के शीर्ष कश्मीर से। कश्मीर की
उमर अब्दुल्ला की पार्टी गठबंधन के साथ है कहने को, और कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को बाहर से समर्थन दे रखा है। मगर कहते हैं कि उमर अब्दुल्ला इतने ओवर कॉन्फिडेंस में हैं, उनका कहना है कि कश्मीर का नेता हमारा परिवार है, कश्मीर हमारा है, इसलिए कांग्रेस का इसमें कोई दखल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इंतहा तो ये है कि कई बार उमर अब्दुल्ला राहुल गांधी का सलाह मशवरा लेना तो दूर, फ़ोन में नहीं उठाते हैं, इसलिए वो वहाँ के एक छत्र मालिक हैं। और यहाँ इस इंडी अलायंस में देश के शीर्ष कश्मीर में ही एक बड़ा छेद हो जाता है कि कश्मीर का मुख्यमंत्री इंडी अलायंस के स्वयंभू नेता राहुल गांधी को कुछ नहीं मानता। उसके बाद आगे चलते हैं, दूसरे नंबर पर आता है पंजाब। अब पंजाब का जो इस वक्त मालिक है, पंजाब के मालिक हम हैं, तो वो हैं केजरीवाल। केजरीवाल ने तो दिल्ली में भी कांग्रेस के सामने चुनाव लड़ा था, और केजरीवाल ने पंजाब में भी कांग्रेस के सामने चुनाव लड़ा था। कहने को इंडी गठबंधन में आम आदमी पार्टी भी शामिल है, किंतु केजरीवाल इतना बड़ा नटवरलाल है, इतना बड़ा धूर्त है, और मुझे तो आश्चर्य होता है कि केजरीवाल जैसा आदमी भारत में राजनीति करता है। तो पंजाब में तो कांग्रेस और वो आमने सामने लड़ रहे हैं, दिल्ली में तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने लड़ती है, तो गठबंधन कैसा? गठबंधन का खेल तो यहीं ख़त्म हो गया। तो वैसे भी केजरीवाल ने अपने राजनीतिक जीवन में कितने वादे किए हैं, आज तक किसी को निभाया नहीं। सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं, तो ऐसे गठबंधन उनके ठेंगे पर रखे हैं, क्या चीज़ है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की। तो समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में एक बहुत मजबूत जनाधार है, और जब चौधरी चरण सिंह ने यहाँ नारा दिया था और एक अलग संगठन बनाया था अजगर और मजगर का, जातिवादी राजनीति शुरू की थी, और उसके बाद उसी जातिवादी राजनीति को मुलायम सिंह यादव ने अपना लिया, तो तब से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जनाधार खत्म हो गया। और तब से लगाकर आज तक कांग्रेस दोबारा कभी सम्मानजनक सीटें भी उत्तर प्रदेश में नहीं ला पाई है। इसलिए उत्तर प्रदेश और बिहार में कांग्रेस को लालू यादव की पार्टी और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की पार्टी के सामने कटोरा लेकर खड़ा होना पड़ता है। और दोनों राजनीतिक पार्टियां, भले ही वो लालू यादव की पार्टी हो, भले ही वो अखिलेश यादव की पार्टी हो, कांग्रेस को एक शंका की दृष्टि से देखते हैं, और कांग्रेस भी जानती है कि उसका उद्देश्य इनसे गठबंधन करने के पीछे यह भी है कि किसी तरह कुछ ना कुछ मुसलमान वोट को तोड़ लिया जाए। तो सारा खेल उत्तर प्रदेश और बिहार में मुसलमान वोट का है, जिसके लिए कांग्रेस भीतर घात करती रहती है, भीतर खाने जोर लगाती रहती है, और अखिलेश यादव और लालू यादव अपने मुस्लिम वोट को संरक्षित रखने के लिए कांग्रेस के, मगर दूसरा उन्हें एक डर भी रहता है कि कांग्रेस अलग लड़ेगी तो कुछ ना कुछ वोटों का नुकसान करेगी, इसलिए थोड़ी सी मनचाही सीटें, कमज़ोर सी सीटें उसकी झोली में डाल देते हैं कि जाओ भैया तुम इन पर लड़ते रहो, और कम से कम तुम्हारी जो परंपरागत वोट हैं जो आज़ादी के ज़माने से चली आ रही हैं, उसका हमें भी लाभ हो जाएगा। इसके बाद आते हैं झारखंड में हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन पूरी तरह से अपनी इच्छा से चलने वाले, और उन्हें मालूम है कि झारखंड ने मुझे मुख्यमंत्री बनाया है। अभी पिछले दिनों तो ये अफवाह बहुत ज़ोर से उड़ रही थी कि हेमंत सोरेन ने कांग्रेस के गठबंधन से, इंडी गठबंधन से अपने आप को अलग कर लिया है और भारतीय जनता पार्टी से समर्थन मांग रहे हैं। असल में हेमंत सोरेन केवल अपने राज्य के लिए काम करना चाहते हैं, उनकी कोई राष्ट्रीय हसरत है नहीं, और वो चाहते हैं कि जिस पार्टी की केंद्र में सरकार है उस पार्टी की सरकार का मुझे लाभ मिलता रहे, और इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ अपना सॉफ्ट रुख रखना चाहते हैं। वहाँ दूसरी तरफ पार्टी के स्वयंभू नेता राहुल गांधी और अन्य बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार से पंगा लेना चाहते हैं, क्योंकि उनकी उम्मीदें, उनकी अपेक्षाएं केंद्र में सत्ता करने की है, जबकि हेमंत सोरेन की अपेक्षा अपने राज्य के लिए केंद्र से अधिक सुविधा लेने की है। इसलिए उसका इंडी गठबंधन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बिहार की बात हम कर चुके हैं, आगे बढ़े तो महाराष्ट्र की स्थिति ये है कि ममता बनर्जी की भयानक हार के बाद
उद्धव ठाकरे ढुलमुल हैं। उन्हें लग रहा है कि तुमने कहीं पिछले दिनों गलत निर्णय ले लिया है और इस गलत निर्णय के कारण आज हम शून्य पर खड़े हैं और तमाम राज्यों में लगातार एनडीए की जीत होने के बाद हमारा भी महाराष्ट्र में कोई भविष्य नज़र नहीं आता है। इसलिए उनका मन इंडी गठबंधन से इस वक्त कमज़ोर है। लोग तो कहते हैं कि उन्होंने अमित शाह को फ़ोन करके ये रिक्वेस्ट की है, ये याचना की है कि हम आपके मानसून सत्र में आने वाले प्रत्येक बिल में आपका साथ देंगे, किंतु हमारी पार्टी को इंटैक्ट रहने दो, हमारे सांसदों को मत तोड़ो। ये राजनीति में जो अफवाहें होती हैं, कहीं ना कहीं इनमें बड़ा दम होता है अंदर से, कि कहते हैं कि अगर दाल में कुछ ना कुछ काला ज़रूर है, तो अगर चिंगारी नहीं होगी तो धुआं कैसे उठेगा। तो पिछले दिनों इंडी गठबंधन के होने वाली ये बड़ी महत्वाकांक्षी मीटिंग में भी उद्धव ठाकरे मौजूद नहीं थे। हालांकि खड़गे ने कहा कि वो डिजिटली उपस्थित थे, मगर वास्तव में वो, और संजय तो हर कार्यक्रम में आगे बढ़ बढ़ कर बोलते हैं, तो संजय कहाँ से बिजी हो गए कि वो दिल्ली की मीटिंग में भी शामिल नहीं हुए, तो इसलिए वो इस मीटिंग में शामिल नहीं हुए। तो ये हो सकता है कि अगली बार के जब चुनाव हो महाराष्ट्र में, तो वो अपना पुनर्मूल्यांकन करें और छोड़कर इंडी गठबंधन को एनडीए में आ जाएं। अब बंगाल की बात क्या करें। ममता बनर्जी इतने और कॉन्फिडेंस में थी कि वो तो बात ही करने को तैयार नहीं थी। कांग्रेस बार बार कहती है कि बात कर लो, आप गठबंधन में हैं, आपने हाथ उठाकर फोटो खिंचवाया था, मगर वो कह रही है कि मैं तो मुख्यमंत्री बनूंगी, तुम्हारी औकात क्या है मेरे सामने। और इंडी गठबंधन का नेतृत्व तो अगर कोई करेगा तो मैं करूंगी। राहुल गांधी बड़ा नेता है कि मैं बड़ी नेता हूँ, इतने और कॉन्फिडेंस में थी। पिछले दिनों चुनाव हारने के बाद तो उन्होंने फिर दिल्ली की दौड़ लगाई और 3 दिन में 3 बार सोनिया गांधी से मुलाकात करके गले लग के फूट फूट कर रोकर अपना सारा दुखड़ा सुनाया। तो अब जब कुछ दम नहीं बचा है, जब कुछ बचा ही नहीं है ममता बनर्जी के पास, सारी पार्टी भी टूट गई, सांसद भी चले गए, तो वो क्या इंडी गठबंधन के 4 पायों में से एक पाया बनेंगी, क्या उसे मजबूती देंगी। अपने पास ही कुछ नहीं है, नंगा क्या ओढ़ेगा, क्या बिछाएगा। डीएमके, डीएमके तमिलनाडु में हार गई तो राहुल गांधी की पार्टी डीएमके को पीछे छोड़कर लात मारकर इतनी तेजी से विजय जोसेफ की तरफ भागी, उसने मुड़कर नहीं देखा कि कितने बरसों से डीएमके से हमारा संबंध था। डीएमके ने तो यहाँ तक कहा कि हमने राजनीति में इतनी गद्दार पार्टी कोई नहीं देखी। और हालात ये हो गए कि लोकसभा में वो तो लोकसभा के पटल पर भी इनके साथ बैठने से उन्हें मना कर दिया। उन्होंने कहा कि इनसे अब हम बदबू आती है गद्दारी की। तो ये डीएमके भी गई, ये खेल भी खत्म हो गया। अब बची कम्युनिस्ट पार्टियाँ, उनके पास कुछ है ही नहीं। थोड़ा बहुत केरल में रहता है, वैसे भी केरल में आमने सामने लड़ते हैं, तो कम्युनिस्ट पार्टियों के पास है क्या। तो इसलिए ये इंडी गठबंधन पूरा का पूरा ये तो ढोल की पोल है, किसी के पास कुछ है ही नहीं। तो कैसे गठबंधन चलेगा, कैसे मुकाबला होगा, कैसे आपस में। अब दूसरा गठबंधन है एनडीए का गठबंधन, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। इस गठबंधन की प्रमुख पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जिसमें एक अनुशासन है, एक कैडर है, एक उसका अपना सिद्धांत है, एक नियमावली है, देश चलाने का अपना उसका एक तरीका है, और उसके पास नरेंद्र मोदी है। इसके अलावा इस पार्टी में चंद्रबाबू नायडू हैं, जिनके बारे में रोज़ ये सपने देखे जाते थे, मगर चंद्रबाबू नायडू इस वक्त तेलुगु देशम के लिए समर्पित हैं और वो चाहते हैं कि कैसे भी करके हमारे प्रदेश को केंद्र से अधिक अधिक सुविधाएं मिलें। उनकी कोई राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा नहीं है, इसलिए पूरी ईमानदारी के साथ। दूसरी पार्टी है नीतीश कुमार की पार्टी, जनता दल यूनाइटेड। अब नीतीश कुमार वृद्ध हो गए हैं और कई बार उनकी मेमोरी भी विचलित देखी जाती है, तो लगता है उन्होंने वैसे तो ज़िंदगी में बहुत उछल कूद मचाई है, मगर अब शायद सरेंडर कर दिया है कि अब ठीक है, जो होना था हो गया, मेरे बेटे को थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लो। और वो पूरी तरह से पिछले 2 साल सरकार को चलते हुए हो गया, मगर उन्होंने एक बार भी ना कोई उछल कूद दिखाई है,
ना किसी तरह का सरकार को कोई बाधा पैदा की है, ना कोई असुविधा पैदा की है। इसके बाद आती है रामविलास पासवान की पार्टी, एकदम से एनडीए के साथ है, कभी कोई अनुशासनहीनता नहीं, कहीं कोई गड़बड़ नहीं। जयंत चौधरी, मंत्रालय मिल गया है, अपने समाज को लेकर, अपने वर्ग को लेकर ईमानदार से पार्टी के साथ काम कर रहे हैं। शिंदे की शिवसेना, जहाँ से छोड़कर आए हैं वहाँ तो दोबारा जाएंगे नहीं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना को छोड़कर आए हैं, एनडीए गठबंधन में उद्धव ठाकरे हैं तो इंडी गठबंधन में, तो वहाँ तो जाएंगे नहीं दोबारा। तो उनकी मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना। और उन्होंने जब से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं ईमानदारी के साथ काम भी किया है, भले ही उन्हें मुख्यमंत्री से हटाकर उप मुख्यमंत्री बना दिया गया, उसके बाद भी वो शांति के साथ, ईमानदारी के साथ महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं। अब बचती है देवगौड़ा की पार्टी जेडीएस, तो उसका कोई बहुत बड़ा अस्तित्व है नहीं। तो अब दोनों गठबंधनों में मुकाबला है। मैंने आपके सामने दोनों गठबंधनों की तस्वीर पेश की कि कैसे आपका इंडी गठबंधन, जो पूरी तरह से टूटा फूटा है, जिसका कोई संगठन की रस्सियां सारी ढीली पड़ गई हैं, गल सड़ गई हैं, सारी पार्टियां अपने अपने स्वार्थ के लिए अपने अपने राज्यों में डेढ़ चावल की अपनी हांडी पका रही हैं। कोई व्यक्ति राहुल गांधी को नेता मानने को तैयार नहीं है, और वास्तव में उन लोगों को धीरे धीरे बहुत ज़्यादा अविश्वास होता जा रहा है कि ये अजीब सी पर्सनालिटी जो बार बार विदेश भाग जाता है, विदेश की गुप्त यात्रा करता है, अनर्गल बयान देता है, पता नहीं क्या कह दे, अभद्र भाषा बोलता है, तो इसके साथ रहकर हमें नुकसान ही होगा, फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए उन्होंने अपने अपने राज्यों में अपने स्तर पर काम करना शुरू कर दिया है। तो आपकी अपनी पार्टी तो मक्का के दानों की तरह चारों तरफ बिखरी पड़ी है, और आप आरोप लगाते हो कि ईवीएम मशीन खराब हो गई, वोट चोरी हो गए, वोटर लिस्ट में गड़बड़ हो गई। खुद को तो मजबूत करो, अपनी पार्टी को तो मजबूत करो, अपने संगठन को तो मजबूत करो, आत्म मूल्यांकन तो करो, तब ना पता लगेगा कि आप कहाँ खड़े हैं। तो जब तक इस इंडी गठबंधन का नेतृत्व तो कांग्रेस के हाथ में रहेगा और उस जोकर के हाथ में रहेगा जो सुबह पता नहीं क्या कहता है, शाम को पता नहीं क्या कहता है, उसमें राजनीति का मूल्यांकन करने की ताकत नहीं है। और कांग्रेस में जिन प्रबुद्ध लोगों का, जिन अनुभवी लोगों का प्रभाव भी है, उनकी वो सुनता नहीं। अंदर की खबर ये सब लोग जानते हैं कि वो किसी की सुनता ही नहीं है, मुलाकात तक नहीं होती, 2-2 महीने तक मीटिंग, उसे अगर कोई सलाह दो तो उनकी बात मानता नहीं। अभी पिछले दिनों मीनाक्षी नटराजन का मामला आपने देखा ही था, लोगों ने सलाह दी तरह तरह की, तो मगर उसने माना नहीं और एक राज्यसभा की सीट खो दी। तो जब तक नेतृत्व कांग्रेस के हाथ में रहेगा और 95 या 99 चुनाव हार चुके राहुल गांधी के हाथ में रहेगा, और जब तक एक माँ इस महत्वाकांक्षा में कब्जा छोड़ेगी नहीं, कब्जा पकड़े रहेगी और वो कहेगी कि बस मेरे बेटे को प्रधानमंत्री बनना है, और सारे लोग यानी केजरीवाल जैसे लोग, ममता बनर्जी जैसे लोग इसके ऊपर समर्पित हो जाएं, तब तक इस इंडी गठबंधन का तो कुछ होगा नहीं। चाहे वो 2029 का चुनाव हो, चाहे वो इस बीच इस साल राज्य में होने वाले 2027 में 7 चुनाव हों, चाहे कोई और राज्य स्तर के चुनाव हों, केंद्र स्तर के चुनाव हों, इंडी गठबंधन अभी दूर दूर तक भी एनडीए का मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है। नमस्कार।